नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। वक्त है टॉप 10 खबरों का। उससे पहले नजर डालते हैं लाइव अपडेट पर। कथित बाबा स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थसारथी की गिरफ्तारी के बाद अब उसके गुप्त कारनामों से पर्दा उठने लगा है। पुलिस पूछताछ में भले ही वो गोलमोल जवाब दे रहा हो, लेकिन उसके मोबाइल से निकले व्हाट्सएप चैट्स ने चौंकाने वाले राज खोले हैं। अब ये साफ हो गया है कि चैतन्यानंद न केवल महिला अनुयायियों और छात्रों को फंसाता था, बल्कि उन्हें विदेश भेजने की भी कोशिश करता था। सबसे सनसनीखेज चैट से उसने एक युवती से कहा कि दुबई का एक शेख चाहता था कि क्या तुम्हारी कोई दोस्त है। जब लड़की ने साफ मना किया तो उसने फिर जवाब बनाया, कोई क्लासमेट या जूनियर हो तो बता दो। ये चैट सामने आते ही पुलिस भी हैरान रह गई। शिक्षकों के ई अटेंडेंस सिस्टम को चुनौती देते हुए याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। शिक्षकों का कहना है कि इस सिस्टम के लागू होने से उनका काम प्रभावित हो रहा है और वे इससे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी शिक्षक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध में कई मेमोरेंडम भेज चुके हैं। अब मामला कोर्ट तक पहुंचने के बाद ये देखना होगा कि न्यायालय इस पर क्या निर्णय लेता है। शिक्षकों की मांग है कि ई अटेंडेंस लागू करने से पहले उनके सुझाव और परेशानियों को गंभीरता से लिया जाए। फेस्टिव सीजन में राजधानी दिल्ली में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। गोल्ड की कीमत 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अब महज 4% यानी लगभग 5,000 रुपए की बढ़त और होते ही सोना 1.25 लाख रुपए यानी 1.25 लाख के पार निकल जाएगा। जी हां, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा रफ्तार को देखते हुए दिवाली से पहले ही सोना नया रिकॉर्ड बना सकता है। दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के बाद दिल्ली में एक 22 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार महिला की शादी 2 जून 2023 को शाहबाद जैरी निवासी अंकित कुमार 25 से हुई थी। महिला के पिता रामपाल 53 द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उसकी पति सास गीता और ससुर महेंद्र उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे मांगे और बाद में एक टेलीविजन सेट और गहने मांगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौसी और भांजे के रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया। यहाँ 19 साल के युवक ने अपनी 25 साल की मौसी से शादी करने के लिए दस्तावेजों में अजब गजब हेराफेरी की। परिवार और कानून दोनों को गुमराह कर युवक और मौसी फरार हो गए हैं। मामले के अनुसार शील नगर निवासी रितेश धाकड़ अपनी मौसी से प्यार करता था। शादी की कानूनी उम्र पूरी करने के लिए उसने दस्तावेजों में हेराफेरी की। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड अपडेट कर उसने अपनी उम्र 2 साल बढ़ा दी। असली उम्र 19 साल थी, लेकिन कागजों में उसने खुद को 21 साल का दिखाया, जिसके बाद रितेश और उसकी मौसी ने कोर्ट में शादी का आवेदन दिया और दोनों फरार हो गए। बड़ी ग्वालचोली कथित मोहल्ला निवासी बब्बू उर्फ चंद्रशेखर सिलावट ने प्रेस वार्ता कर अपने बेटे की विक्की सिलावट पर हुए जानलेवा हमले का मामला उठाया। उनका कहना है कि 19 सितंबर की रात हथियारबंद बदमाशों ने घर पर धावा बोला और बेटे विक्की समेत कई लोगों पर डंडे, फावड़े और लोहे की रोड से हमला कर दिया। जी हां, विक्की की हालत गंभीर है और फिलहाल वेंटिलेटर पर है। बब्बू सिलावट ने पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों को बचाने के संगीन आरोप लगाए हैं। घटना का क्रम कहीं इनके घर के पास में हुआ था, गोली धर्मशाला के पास में। इनके झगड़े वहाँ हुए और ये खटीक मोहल्ले में जबरदस्ती आए। मेरे घर से कम से कम इनका घर 400-500 किलोमीटर की दूरी पे है और ये लोग पूरे 40-50 जने औजार लेके आए। किसी के हाथ में फावड़ा है, किसी के हाथ में गेती है, किसी के हाथ में और भी सामान है। जो देख पाया मैं वो बता रहा हूँ। मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश करा कि मैंने बोला कि इनको कि तुम्हारे और मेरे पारिवारिक मामला है, तुम मेरे बच्चों को मार रहे हो, ये ऐसा क्या कर दिया हमने। मैंने कहा जिनने आपके साथ झगड़ा करा आप उनको मारिए, उनके नाम की रिपोर्ट लिखाइए। तो इनने मेरे बच्चों के नाम की झूठी रिपोर्ट लिखा दी। मेरा बच्चा जो सीओस में भर्ती है विक्की सिलावट, वो मौत के जंग लड़ रहा है, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चे करण का नाम लिखा दिया, मेरे बच्चे अजय का नाम लिखा दिया। मैं ये चाहता हूँ कि इनके नाम पुलिस बाहर निकाले। अगर ये बंद होते तो मेरे बच्चे का इलाज कैसे करवाएगा। हम लोग हमारा भाई जो विक्की सिलावट है वो सूर्यस हॉस्पिटल में आईसीयू में वेंटिलेशन पे 11 दिन से भर्ती है। उसके अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। इसी विषय में आए, उल्टा पुलिस ने उसके भाई पे, मेरे ताऊ जी पे, छोटे भाई पे और जो विक्की वेंटिलेशन पे उसको अपराधी बना दिया है क्रॉस रिपोर्ट के लिए। और अभी तक पुलिस द्वारा एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक अपराधी को बबलू यादव जो चाय वाला है उसको गिरफ्तार किया गया था, बस राजनीतिक दबाव के चलते उसे उन लोगों ने थाने से ही छोड़ दिया है, कोई भी उचित कार्रवाई नहीं करते हुए। हम ये लोग किस तरह का विवाद हुआ था?
ये गोली मोहल्ले में रहते हैं, जिनका घर हमसे करीबन 400 मीटर दूरी पे है। उनके घर के वहीं पे कहीं किसी से झगड़ा हुआ होगा, तो ये हमारे मोहल्ले तरफ भागते हुए आए और हमारे घर के वहाँ पे चिल्ला पुकार करने लगे, जाति सूचक शब्द बोलने लगे। मेरे ताऊ ने भी समझाने की कोशिश की, मेरे भाई ने भी समझाने की कोशिश की। उसमें से जो विक्की यादव था वो ज़्यादा ही आक्रोशित हो रहा था। उसने मेरे ताऊ के छोटे लड़के को, विक्की को, फावड़े से मारा है, आकाश ने मारा है और गोलू मयंक ने मारा है और सुनील यादव जो है उसने मारा है। जो मैं आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आप क्लियर देख सकते हैं। बट पुलिस द्वारा अभी तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही किसी को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इंदौर के सभी कांग्रेसी पार्षद और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने नए निगमायुक्त दीपक कुमार से मुलाकात की। पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्याएं सामने रखी। इस दौरान मुख्य मुद्दा रहा और सड़कों पर गड्ढे और नगर निगम में भ्रष्टाचार। चिंटू चौकसे ने पूरे निगम परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग रखी। वहीं निगमायुक्त दीपक कुमार ने सभी कांग्रेसी पार्षद की समस्या और सुझाव को बेहद गंभीरता से सुना और जल्द से जल्द इसके निराकरण का भी आश्वासन दिया। दूसरा विषय था कि कहीं ना कहीं पूरे शहर में गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। अभी 15 दिन बाद एक बड़ा त्योहार आ रहा है, दीपावली। दीपावली से पहले नगर निगम के पास, नगर निगम के लिए और पार्षदों के लिए बड़ा टास्क है कि शहरों को गड्ढा मुक्त, सड़कों को गड्ढा मुक्त तो कैसे किया जाए। तो हमारा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट किया हमने आयुक्त महोदय से कि ये जितने भी इंदौर शहर में गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं इसकी युद्ध स्तर पर प्लानिंग की जाए ताकि दीपावली के समय इंदौर शहर सुंदर और व्यवस्थित दिखे। एक तीसरे विषय पे बात हुई कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ जगह जगह पे, तो क्यों ना नगर निगम को पूरा सीसीटीवी से लेस किया जाए। ऐसा कोई कमरा, ऐसा कोई कोना ना हो जहां नगर निगम में सीसीटीवी कैमरा ना हो, जोनल कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा ना हो और नगर निगम में 2-3 जगह बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा जाए कि कौन से ऑफिस में क्या चल रहा है, ताकि पारदर्शिता आए। नगर निगम पूर्ण रूप से कोलैप्स हो चुका, बर्बाद हो चुका है, पैसे की स्थिति खत्म हो चुकी है। अगर नगर निगम को सरवाइव करना है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना पड़ेगा। मदरसों में हिंदू बच्चों के मतांतरण की तैयारी पर महामंडलेश्वर अनिल आनंद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, पहले ये लोग मतांतरण करते हैं, फिर धर्मांतरण करते हैं। आखिर ये लोग हिंदुओं के पीछे क्यों पड़े हैं? ये बिना अनुमति के बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं? क्या इन्होंने शासन से अनुमति ली? क्या हिंदू समाज से अनुमति ली? उन्होंने ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा है। वहीं दूसरी ओर मदरसे में धर्मांतरण की शिकायत पर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विधायक शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी मदरसा नहीं चलेगा जो सनातनी बच्चों का धर्मांतरण कराने की मंशा रखता हो। उन्होंने कहा, ऐसे मदरसों में ताले लगा दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने संबंधित कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मानव अधिकार आयोग के पास भी जो शिकायत आई है वो भी ऐसे मदरसों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के ही 27 मदरसों में 556 बच्चों जिनको की मतांतरण की तैयारी की जा रही है, ये हम नहीं कह रहे, ये मानव अधिकार आयोग में जो शिकायत पाई गई उस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। हम ये कहते हैं कि पहले ये मतांतरण कराते हैं, फिर धर्मांतरण कराते हैं। आखिर हमें ये समझ में नहीं आता कि ये हिंदुओं के पीछे पड़े क्यों हैं, उन बच्चों को वहाँ पढ़ा क्यों रहे हैं बगैर अनुमति के। क्या शासन से अनुमति ली? क्या उनके पेरेंट्स से अनुमति ली? क्या हिंदू समाज से अनुमति ली? और दूसरी बात यह है कि जब वो जिस समाज के बच्चे हैं वो उस धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे ना, वो दूसरे धर्म ग्रंथ को क्यों पढ़ेंगे? उनको कुरान पढ़ाकर मजबूरी उनका मतांतरण करा के और फिर धर्मांतरण कराने की कोशिश ये पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में अभी भी चल रही है। ये लोग अभी भी सावधान हो जाएं, इस प्रकार से बच्चों का माइंड वॉश करके उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश ना करें। देखिए, जो मानव अधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूं मानव अधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना, ये न्याय उचित नहीं है। और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थिति है और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है। और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों को या जैन बौद्ध या सिख बच्चों को वहां पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगा।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सोमवार से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन आज हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई समर्थित बंदूकधारियों ने गोली चलाई। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झड़पों के बाद पूरे इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने पीओके राजधानी मुजफ्फरबाद समेत कई इलाकों में कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पीओके विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग उठाई है। आस्था और भक्ति के इस पर्व पर रावण दहन की तैयारियां जोरों पर है। वंशकार समाज सैकड़ों सालों से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाता जा रहा है। इस बार 55 फीट तक ऊंचे पुतलों का निर्माण किया गया है, लेकिन खास बात तो यह है कि कई जगहों पर रावण के पुतलों का कद छोटा किया गया है ताकि संदेश दिया जा सके कि समाज से बुराई अब कम होनी चाहिए। हालांकि बारिश ने पुतला निर्माण में कुछ दिक्कतें जरूर खड़ी कर दी है। शारदीय नवरात्र का पर्व जहां पर बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं पर अब दशहरे पर रावण दहन की तैयारियां भी जोर शोर से लोगों द्वारा की जा रही है। और इसी क्रम में यहाँ पर रावण के पुतले बनाने का भी कार्य काफ़ी वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। तरह तरह के रावण बन रहे हैं, रंग बिरंगे रावण बन रहे हैं। और ये रावण बनने में कितना समय लगता है और उसका क्या प्रोसीजर रहता है, उसके लिए हम जानेंगे रावण बनाने वाले कुछ लोगों से। नमस्कार सर, नथुलाल बंसकार। कितने समय से यहाँ पे बना रहे हैं? मैं सर मतलब पुश्तैनी गांव में, अच्छा, मतलब 70 सालों से यहाँ हमारे दादा परदादा लोग रह रहे हैं, वही परंपरा हम चलाते हुए आ रहे हैं। तो कम से कम यहाँ 3 महीने लग जाते बनाने में रावण का। घरों में हम छोटे छोटे उनके बांस के पिंचियाँ बना लेते हैं, फिर गोल रॉकेट टाइप का बनाने के बाद फिर ये 8-10 दिन से हम ये रोड पे आके और इसका पुतला बना लेते हैं, फिर चेहरा बनाते हैं। फिर इस तरीके से कम से कम 3 महीने लग जाते हैं बनाने में। एक पुतला बनाने में लगभग आपको कितना समय एक पुतले में लग रहा है? एक पुतले में 8 दिन लगता है, क्योंकि अब संख्याओं में बनाना पड़ते हैं। इस चक्कर में कम से कम वो पूरा परिवार लगता है। कितने लोग लगभग, फिर भी इसमें कितने लोग लग जाते हैं आपके परिवार के? परिवार के करीबन 15 लोग। हाँ। और आप मतलब कितने पुतले बना लेते हैं ये 3 महीनों के अंदर? 3 महीनों में करीबन 30 एक पुतले बना लेते हैं। 30 एक। और एक पुतले का क्या प्राइस रहता है इसका यहाँ पर? अपना छोटा पुतला 5,000 रुपये का है। 5,000 4,000 रुपये का। और फिर ऊपर से पानी की मार भी है, पानी मौका नहीं दे रहा बनाने का। आज ही बादल खुले हैं तो देख तो रहे हैं आप। तो इसमें अभी जो बारिश हुई है, तो इसमें अभी आपका कुछ माल भी ख़राब हुआ है? हाँ, माल ख़राब हुआ सर। पेपर रद्दी ये सब चढ़ गई, फिर गल गई, फिर दोबारा तैयार करा है। दोबारा इसको फिर आपने तैयार कराया? दोबारा करा है। तो इसमें आप जैसे इतनी लागत से ये माल वहाँ से कहाँ से लेके आते हैं? पिस का रॉ मटेरियल वगैरह सारा जो रहता है? ये जो सर ये बांस आता है, हम लोग को डिपो से मिलता है, फिर उनको बारीक बारीक पिंचियाँ बनाते। वन भवन ही हमें बांस देती है, तो वन भवन द्वारा हमें मिलता है बांस। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताएं कि आप ये बांस और किमचिया तो लगाते हैं, इसमें किस तरीके के रावण जो है आज के समय में लोग पसंद कर रहे हैं, उस टाइप के पुतले पसंद कर रहे हैं? रावण तो देखो एक से एक रावण डिजाइन का भी मांगते हैं, लेकिन कीमत नहीं देते हैं वो लोग। तो हम लोग ये जो ज़्यादातर सिंपल ही रावण बनाते हैं, 10 मुख वाले जो बनते हैं वो वाले रावण बना देते हैं। और बाकी बड़े से बड़े भी बनते हैं रावण, 52 फीट 55 फीट का भी रावण बनता है। आपके यहाँ पर अधिकतम कितनी बड़ी सीमा का रावण बनाते हैं, कितने फीट का? मेरे यहाँ 55 फीट तक बनता है। हाँ। तो वो 55 फीट के जो आपके रावण रहते हैं वो कितनी संख्या में बन जाते हैं हर साल? वो तो हमारे जो भाई बंद हैं वो बना रहे हैं, बाजू में संजय भाई है वो बना रहे हैं। तो करीबन 12 पुतले बनाते हैं। 4 ग्राउंड के रहते हैं, 3-3 पुतले रहते हैं, तो 4 ग्राउंड के रहते हैं। तो उनकी कॉस्ट रहती है करीब 55-60 हज़ार रुपये तीनों पुतलों की। देखिए यहाँ पर हमें मालूम पड़ा कि किस तरीके से रावण बनाए जाते हैं और किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों को मेहनत भी लगती है। साथ ही इस वर्ष यहाँ पर बारिश भी हुई है, जिसके कारण पुतले बनाने वालों को कई माल ख़राब भी हुआ है। और ये भैया 55 फीट तक के रावण बनाते हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग 55-60 हज़ार रुपये आती है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए आप यहाँ पर रावण के भी कुछ पुतले जो तैयार करके रखे गए हैं। और इसी तरीके से भैया ने रंग बिरंगे रावण बनाए जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जो 5 फीट से लगा के 55-60 फीट तक के रहते हैं, जिनको देखा गया है कि लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और आज जो है समाज में कई तरीके की बुराइयां फैल रही हैं, और जिसमें रावण का रूप जो लोग इसीलिए दहन करते हैं कि उसको बुराई का प्रतीक माना जाता है।
और इसी प्रतीक के रूप में अब जो लोग हैं इसमें कई जगह पे रावण की ऊंचाई भी कम करते जा रहे हैं, ताकि कहा जाता है कि जो बुराई का रूप है वो कम होते जाए क्या। और यहाँ पर देखा जाएगा पीछे भी जो है 55 फीट का भी रावण कहीं पर रखे हुए हैं। तो भैया ने काफ़ी मेहनत की है उन रावण को बनाने में। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ राहुल अग्रवाल, राजीव टाइम्स, भोपाल। और फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।